रंगों भरे टब में बिंदिया बैठी हुई थी। उसका चेहरा रंगों से पुता हुआ था, लेकिन प्रमोद का मन कहाँ मानने वाला था। अपने हाथ में पकड़े रंगों के पाउच से वो बिंदिया के गालों पर रंग मले जा रहा था। अरे प्रमोद, पगला गए हो का? और कितना रंग लगाओगे? मन नहीं भर रहा है का तुम्हारा? अरे बिंदिया भाऊजी, आपसे मेरा मन कभी नहीं भरेगा। वो कहा है ना कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बोलो तो एकदम लैला मजनू टाइप। अच्छा, ये बात है। क्या कर सकते हो हमरे लिए? अरे आप कहिए ना, क्या करना है? आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। बोलिए, दे दें। प्रमोद की बात पर बिंदिया ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहा, ये मरने मारने का बात करिएगा तो हम गुस्सा जाएंगे आपसे और कभी बात नहीं करेंगे, बूझे? हाय हाय, यही जो अदा है ना आपका, इस पर तो लगता है कि क्या कर दे हम। और एक बात बोले? एगो का है, जितना मन है उतना बोलिए। बोलने पर कौनो टैक्स थोड़ी लगता है। बिंदिया भाभी, अभी जो आपने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखा, उस टच से एकदम हमरा बदन झंझना गया। कितना बिजली भर के रखे हैं अपने अंदर। उसकी बात पर बिंदिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। काहे, ई वाला बिजली का झटका पसंद नहीं है का? अरे ये क्या कह रहे हैं? ये वाला झटका तो दुनिया का सबसे बेहतरीन झटका है, माई कसम। ये कहकर प्रमोद ने बिंदिया को गले से लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम की आवाज आई और उस आवाज से प्रमोद की नींद खुल गई और उसने देखा कि वो तो अपने बिस्तर से नीचे गिरा पड़ा है। तेरे की फिर से वही सपना। ये बिंदिया भाभी हमको पगला देगी। हर दिन वो हमारा सपना में आकर हमको तंग कर रही है। इस बार तो किसी भी तरह से बिंदिया भाभी के साथ होली खेल के ही रहेंगे। हाँ, 2 दिन बाद होली का त्योहार आने वाला था। वातावरण में अलग ही मस्ती छाई हुई थी, क्योंकि होली का रंग सब पर चढ़ा हुआ था। दुकानें रंग और पिचकारी से सज गई थी। कोई फूलों से बने रंग बेच रहा था तो कोई रंगीन पिचकारी। पिचकारी ले लो, पिचकारी, रंग बिरंगी पिचकारी, छोटी बड़ी पिचकारी। अरे आओ आओ भाई आओ। रंग थोड़े से महंगे हैं, लेकिन है फूलों से बने, तो आपकी त्वचा को नहीं पहुंचाएगी ये कोई नुकसान। देर मत करिए, आ जाइए। है ये आपकी अपनी रंगों की दुकान। कोई रंग खरीद रहा था तो कोई गुलाल, कोई पिचकारी तो कोई मिठाई। कोई इस होली पर हुड़दंग मनाने की सोच रहा था तो कोई गुब्बारे में रंग भर कर लोगों पर फेंकने की। लेकिन होली की इस मस्ती में रायपुर गांव का रहने वाला प्रमोद अपने बेशर्म दोस्तों के साथ कुछ अलग ही फिराक में था। अरे बिनदुआ, इस होली का तो हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे रे। अरे उसके साथ रंग खेलेंगे जी भर के। हैं खाली तुम्हें खेलोगे? अरे हम भी हैं लाइन में भैया। इस बार उसको ऐसा रंग लगाएंगे कि हमारे रंग में पूरी तरह रंग जाएगी वो। हाँ हाय हाय, प्लान तो देखो है, लेकिन कोई भी प्लान हमरे बिना मत करना, नहीं तो हम सब झंड कर देंगे, बता रहे। खाली तुम्हें लोग मस्ती लूटेगा है, हम भी लूटेंगे मस्ती और रंग देंगे बिंदिया भाभी को। हाँ अरे पगला है क्या है? तुमको कैसे छोड़ देंगे रे? तुम तो हमरे जिगर का टुकड़ा हो बे। होली के बहाने किसी को छेड़ने की फिराक में 27 साल की जिस बिंदिया की ये लोग बातें कर रहे थे, उसकी जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। बिंदिया की 4 साल की बेटी है जिसका नाम है चुनमुन। बिंदिया के पति की मौत पिछले साल कैंसर से हो गई थी। पति की मौत के बाद घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। बिंदिया लोगों के कपड़े सिलती और परिवार का गुजारा करती। अरे हाँ दीदी, दे देंगे हम। साड़ी का फॉल ही तो लगाना है ना? हाँ लगाना तो साड़ी का फॉल ही है, लेकिन एक साड़ी नहीं है, 11 साड़ी है और 2 ब्लाउज भी है। हो जाएगा दीदी, काहे परेशान होती हैं आप? देख बिंदिया, शादी ब्याह का मामला है, इसलिए कुछ गड़बड़ ना हो। कहा दीदी, पहली बेरा थोड़ी आपका काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। बिंदिया ने पति की मौत के सत्य को स्वीकार करके नई जिंदगी शुरू तो कर दी थी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में अगर कोई औरत विधवा हो जाए तो लोगों की बुरी नजर का उसे तो सामना करना ही पड़ता है। प्रमोद और उसके दोस्त हमेशा बिंदिया पर नजर रखते। एक दिन प्रमोद ने जब देखा कि बिंदिया अकेली है तो, अरे बिंदिया भाभी कैसी हैं आप? हैं? ठीक हूँ भैया। अरे ठीक हूँ भैया बोलकर हमारा मूड तो खराब ना करिए। अरे हमारा नाम प्रमोद है, प्रमोद बुलाया करिए। अरे वो हमारी अम्मा कोई साड़ी देकर गई थी ना, उसका काम हो गया है। जी हो गया है, अब इन्हें देते हैं। बिंदिया प्रमोद की माँ की साड़ी निकालने लगी और प्रमोद उसको घूर घूर कर देखने लगा। कुछ देर बाद वो उसे जाकर पीछे से जोर से पकड़ लेता है। अरे ई क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए हमें, नहीं तो हम शोर मचाएंगे। अरे बिंदिया, शोर मचाकर क्या होगा? अरे देख, तेरा मर्द तो रहा नहीं, तेरी भी तो कुछ जरूरतें है ना। मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा, बस तू मुझे खुश कर दे।
ये कहकर प्रमोद ने बिंदिया को गले से लगाना चाहा तो बिंदिया ने उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। अभी के अभी हमारी दुकान और हमारी नजरों से दूर हो जाइए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बिंदिया का रौद्र रूप देखकर प्रमोद ने वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन उसका सुंदर चेहरा उसकी आंखों के आगे हमेशा घूमता रहता। हालांकि इस बीच एक दिन प्रमोद ने अपने दोस्तों से बिंदिया द्वारा किए गए व्यवहार की बात बताई। अरे बहुत घमंड है उस बिंदिया भाभी को। हाँ, इस होली पर उसके घमंड पर काला रंग लगा देंगे हम लोग, बता रहे। और इस दिन हमें कोई कुछ नहीं कह पाएगा। हाँ, और कहा तो हम कह देंगे बुरा न मानो होली है। क्या कहेंगे दोस्तों? अरे बुरा न मानो होली है और क्या। बहरहाल होली का दिन आ गया। प्रमोद, विनोद और पंकज ने सारी तैयारी कर रखी थी। पहले तो उन सभी ने ठंडाई पी और फिर निकल पड़े बिंदिया भाभी के घर की ओर। वे सभी बिंदिया भाभी के घर पहुँचे और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। बिंदिया ने अंदर से ही पूछा, कौन है? अरे हम हैं भाभी, अरे दरवाजा खोलिए ना। ये तो प्रमोद की आवाज लग रही है, लेकिन वो यहाँ क्या करने आए हैं? अरे क्या हुआ भाभी? अरे खोलिए ना दरवाजा। बिंदिया ने दरवाजा खोला तो प्रमोद ने कहा, का भाऊजी, आज के दिन भी घर में घुसकर बैठिएगा? अरे होली वोली नहीं खेलिएगा? वो दिन वाला बात से अभी नाराज है हमसे हैं? अरे आज तो होली का दिन है। अरे पुराने गिले सिकवे भुलाने का दिन है। क्यों रे पंकजवा, ए विनोदवा, चल बता। अरे एकदम सही बात है प्रमोदवा। ये कहकर प्रमोद बिंदिया के गालों में रंग लगाने की कोशिश करने लगा। प्रमोद, हमको होली नहीं खेलना है तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से। अरे काहे नहीं खेलना है? कौनो कांटा वाटा लगा है का हमरे में? देखो तुम फालतू बकवास मत करो और जाओ यहाँ से। उसकी इस बात पर प्रमोद और उसके साथियों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती रंग लगाने लगे। अरे छोड़ो छोड़ो हमें, हम कह रहे हैं ना कि हमको नहीं खेलना है होली। लेकिन वे लोग नहीं माने और वे बिंदिया को जबरदस्ती रंग लगाते रहे। तभी बिंदिया की बेटी चुनमुन बाहर आई और उन लोगों से बोली, अरे हमारी अम्मा को क्यों तंग कर रहे हैं आप लोग? छोड़ दो इन्हें। लेकिन उन बेशर्मों ने अपनी बेशर्मी जारी रखी। इस बीच चुनमुन भागती हुई एक घर में आई और कुछ देर बाद एक औरत को लेकर वहाँ से आई। वो औरत वहाँ पहुँची और उसने जब ये सब देखा तो प्रमोद को खींचकर एक थप्पड़ मारा। प्रमोद के गाल पर जब थप्पड़ पड़ा तो उसे और उसके दोस्त को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उन्होंने उस औरत का चेहरा देखा तो, अरे अम्मा तुम ये क्या कर रहे हो तुम लोग हैं इलाचार विधवा के साथ? अरे अम्मा तुम गलत समझ रही हो। हम और हमारे दोस्त तो होली खेल रहे हैं। ऐसे खेलत हो तुम लोग होली? अरे जब तुम 5 साल के थे तब तुम्हारे पिताजी मर गए। अगर उस समय हमरे साथ इस तरह से कोई होली खेलता तो तुम्हें अच्छा लगता? तुम लोग बेशरम हो बेशरम, और तुम्हारी बेशर्मी होली के त्योहार की आड़ में छिप नहीं सकत। तुम तीनों के तीनों को हम जेल भेजेंगे। अरे अम्मा पगला गई हो का? अपना बेटा को तुम जेल में भेजोगी? हाँ भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। और एक बात, हमको बहुत दुख रहेगा कि तुमको हम अपनी कोख से जने हैं। अरे जिस आदमी के दिल में औरतों खातिर इज्जत नहीं, वैसे आदमी को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। प्रमोद और उसके दोस्त प्रमोद की माँ के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने उन तीनों को जेल भिजवा दिया। प्रमोद की माँ ने अपने बेटे की गलती की माफी बिंदिया से मांगी और उसे गले लगाकर कहा, होली मुबारक। दीपशिखा का जीवन नरक की तरह हो गया था। उसे हर दिन उन कांटों के ऊपर से गुजरना पड़ता, जिससे उसका तन और मन दोनों छलनी हो जाते। लेकिन शायद उसकी नियति भी ऐसी बन गई थी कि वो उन कांटों से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, हाँ भाई, लेकिन क्या तुम इस बोतल की शराब से भी ज्यादा नशीली हो क्या? ये कहकर वो आदमी दीपशिखा को जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लेता है। दीपशिखा का चेहरा बता रहा था कि उस आदमी का इस तरह उसे बाहों में भरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस कदर मजबूर थी। वो आदमी पूरी रात उसके सम्मान को रौंदता रहता है और वो चुपचाप किसी मृत की तरह बिस्तर पर लेटी रही। अगली सुबह, ये लो पूरे 10,000 रुपए, और अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुझमें शराब से भी ज्यादा नशा है। दीपशिखा उन पैसों को उठाती है और टैक्सी से अपने घर की ओर चली जाती है। घर में घुसते ही निर्मला और सूर्या उसके सामने खड़े होते हैं। दीपशिखा सारे पैसे उसके हाथ में रख देती है। निर्मला उन पैसों को गिनने लगती है। 1 2 3 5 8 9 10। पूरे 10 ही दिए थे ना, या ज्यादा भी दिए उसने? जितने दिए वो सारे के सारे मैंने आपको दे दिए। सुन, जल्दी से फ्रेश हो जा, अभी फिर से तुझे काम पर जाना है। फिर से? अभी तो आई हो। अभी आई हो तो क्या करूं? देख, यही उम्र है, पैसे कमा ले। अगर जवानी ढल गई तो कोई नहीं पूछेगा। और सुन, ये वाला सेठ बहुत पैसे वाला है।
25 में डील हुई है, 15,000 एडवांस में ले लिए मैंने, बाकी के सारे पैसे संभाल कर लेती आना। कुछ देर बाद एक सेठ की बड़ी सी कार निर्मला के दरवाजे पर आकर रुकती है। दीपशिखा उस कार में बैठ जाती है। उस महंगी कार में बैठी दीपशिखा रास्ते में आते जाते लोगों को देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उन आंसुओं ने सब्र का दामन थाम रखा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक व्यक्ति पर गई जो पंछियों को बेच रहा था। सारे पंछी पिंजरे में कैद थे। सेठ, जरा गाड़ी रोकना। क्या हुआ? जरा सा एक काम है सेठ, गाड़ी रोकना प्लीज। सेठ ने अपनी कार रोकी। दीपशिखा कार से नीचे उतरती है और उस पंछी बेचने वाले के पास जाती है। ग्राहक को अपनी ओर आता देख वो बहुत ही खुश हो जाता है। आइए आइए, कौन सा पंछी चाहिए आपको? ये पीला वाला या ये लाल वाला? मैं तो कहता हूँ इसे ले जाइए आप, ये बहुत ही शांत पंछी है। शांत है, तभी तो पिंजरे में है। अब क्या कहा आपने? कुछ नहीं। कौन सा पंछी दूं आपको? ये सारे। सारे? दीपशिखा की बात सुनकर पंछी वाला आश्चर्य से भर जाता है। हाँ सारे। कितने पैसे हुए इन सभी के? 6,000। दीपशिखा सेठ से बाकी पैसे लेकर आती है और उन सारे पंछियों को खरीद लेती है और दुकानदार के सामने ही उनका पिंजरा खोलने लगती है। अरे ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे तो ये उड़ जाएंगी। इन्हें उड़ाना ही तो है, नील गगन में आजाद करना है इन्हें। दीपशिखा ने एक एक कर सारे पिंजरों के ताले खोल दिए और सभी पंछियों को उड़ा दिया और देर तक उन्हें देखती रही, उड़ते हुए, पंख पसारते हुए, आसमान को छूते हुए। उनकी आजादी की खुशी दीपशिखा के चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सेठ ने गाड़ी का हॉर्न बजाया। दीपशिखा ने उसकी ओर देखा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। चलिए सेठ। सेठ की कार उसके घर की ओर तेज गति से चल पड़ी। दीपशिखा एक बार फिर से सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगी और पुराने दिनों की याद में खो गई। क्या कर रहे हो अमन? कोई आ जाएगा। कौन आएगा? कोई भी। तो आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अपनी बीवी के साथ रोमांस करना कोई गलत काम तो नहीं है, और मैं तो तुम्हारा पति भी हूं और आशिक भी। ये कहकर उसने दीपशिखा को गले से लगा लिया। तभी दीपशिखा की सास निर्मला की आवाज आई। बहू, बहू। जी माँ जी। अपनी माँ की आवाज सुनकर अमन ने भी दीपशिखा को तुरंत छोड़ दिया। उसे ऐसा करते देख दीपशिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ मिस्टर आशिक? निकल गई सारी आशिकी? तभी निर्मला रसोई में आ गई। उसने अमन को वहां देखा तो, अरे तू कब आया ऑफिस से? बस माँ, अभी अभी आया हूँ। और आते साथ रसोई में आ गया? पहले तो मेरे पास आता था ऑफिस से आकर। यही फर्क होता है बीवी और माँ में। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके पास ही आने वाला था। अच्छा, ये सब छोड़। आज तो तुझे तनख्वाह मिलने वाली थी ना, मिली कि नहीं? हाँ माँ, मिली है ना, ये लो। अमन ने माँ के हाथों में कुछ कैश पैसे दिए और एटीएम भी दे दिया। निर्मला अमन की सौतेली माँ है। उसका प्रभाव अमन पर बहुत ज्यादा है। वैसे तो वो अमन का कभी भला नहीं चाहती, लेकिन ऐसा दिखावा करती कि उससे सगा उसका कोई नहीं है। निर्मला की यह बात भोले भाले स्वभाव वाले अमन को कभी नहीं पता लगी। उसके लिए तो उसकी सौतेली माँ ही सब कुछ थी। दीपशिखा भी निर्मला की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। एक दिन निर्मला का भाई सूर्या कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ रहने आया। सूर्या के रंग ढंग दीपशिखा को बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे ऐसा लगता कि सूर्या उसे हमेशा घूरता रहता है या जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करता है। अरे तेरी गलतफहमी है दीपशिखा, भला सूर्या मामा तुम्हारे करीब आने की कोशिश क्यों करेंगे? पता नहीं अमन, लेकिन मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अरे पगली, डर मत, मैं हूं ना। अमन ने ये बात कह तो दी कि मैं हूं ना, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी के आगे आने वाले पल में क्या लिखा है। उस रोज वो ऑफिस तो गया, लेकिन जब वो लौट कर आया तो वो मृत था। उस दिन वो ऑफिस के लिफ्ट में फंस गया था और जब तक उसे निकाला जाता वो मर चुका था। अमन, अमन, अरे कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? अरे तुम तो कहा करते थे मैं हूं ना। अरे क्यों झूठ बोला तुमने, क्यों? अमन के जाने के बाद दीपशिखा के जीवन में दुखों ने प्रवेश कर लिया था, लेकिन वो दुख भयानक दर्द में बदल जाएगा उसे नहीं पता था। अमन के जाने के बाद निर्मला दीपशिखा को बहुत टॉर्चर करने लगी। यूं कहें कि निर्मला अपने असली रूप में आ गई। अमन तो मर गया, कभी सोचा है कि घर कैसे चलेगा? 50 तरह के खर्चे हैं, वो पूरे कैसे होंगे? और ये घर भी तो लोन पर है, वो लोन कैसे चुकेगा? माँ जी, मैं नौकरी कर लूंगी ना। देख,
नौकरी वोकरी से कुछ नहीं होगा, बड़ा कुछ करना होगा, तभी सारी चीजें सही होंगी। दीपशिखा को पता नहीं था कि वो बड़ी चीज अपने आप को बेचना था। जब उसने उसका विरोध किया तो सूर्या और निर्मला ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। देख, तुझे हमारे हिसाब से चीजें करनी ही होंगी, अगर नहीं किया तो जान से मार देंगे तुझे और नाले में फेंक देंगे। दीपशिखा को उसकी सास और सास के भाई सूर्या ने एक दलदल में डाल दिया था। वो बेचारी चाहती तो थी उससे निकलना, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी और हर दिन उसका तन और मन दागदार हो रहा था। उसे अब अपने आप से घिन सी आने लगी थी। उस सेठ की महंगी सी कार में बैठी वो खुद को पिंजरे की चिड़िया की तरह महसूस कर रही थी, लेकिन उसे आजाद होना था। सेठ, जरा गाड़ी रोकना। अब क्या हुआ? बार बार गाड़ी क्यों रुकवा रही हो? एक काम याद आ गया सेठ, प्लीज रोको ना। सेठ ने अपनी कार रोकी और जैसे ही उसने अपनी कार रोकी, दीपशिखा पूरी ताकत लगाकर भागने लगी। अरे कहाँ भाग रही है तू? अरे रुक रुक, अरे मैंने एडवांस में पैसे दिए हैं तेरे लिए और तूने भी तो पैसे लिए मुझसे, रुक जा। दीपशिखा ने अब उन पंछियों की तरह आजाद होने का सोच लिया था। अब उसे किसी का डर नहीं था। वो भागती भागती पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर दया को सारी बातें बताई। इंस्पेक्टर दया को जब ये पता लगा कि कैसे एक सास अपनी विधवा बहू का व्यापार कर रही है, वो गुस्से में भर गया। अपनी टीम के साथ वो तुरंत दीपशिखा के घर गया और निर्मला और सूर्या को गिरफ्तार कर लिया। साहब, हम लोग निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये जो कुछ भी कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। हाँ। सूर्या की बात सुनकर इंस्पेक्टर दया ने सूर्या को 4-5 थप्पड़ खींचकर मारे और कहा, अरे अपनी मर्जी से कोई अपनी आत्मा का सौदा नहीं करता। तुम लोगों ने उसे मजबूर कर दिया, लेकिन याद रखो, जितना दर्द उसने सहा ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द तुम लोगों को जेल में मैंने नहीं दिया ना, तो मेरा नाम इंस्पेक्टर दया नहीं। दीपशिखा आजाद थी। उसके पंख जो कुतर दिए गए थे और उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया था, अब उसके पंख फिर से निकल आए थे। दीपशिखा आज एक मॉल में जॉब करती है और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही है। हालांकि पुराना दर्द कभी कभी उसे तकलीफ आज भी देता